Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that all of you will be fine and safe at home. Students, it's our sixth lecture, or before this we have already recorded 5 lectures. 5 lectures हम already record कर चुके हैं, and in first 5 lectures we have discussed how we are going to prepare for audit and accounts related positions. And फिर मैंने आपको बताया था कि we are going to prepare phase wise, और उसमें हम different subjects करेंगे. First we did questions from auditing, 100 to 105 questions. Now we will do accounting. Then later on we'll do the other subjects as well, and we will keep on repeating the same cycle. हम ये phase बार बार repeat करते रहेंगे until unless you are prepared for your exams. So let's start accounting part today. I will start from question number 1. Income earned but not received is called dash. इनकम जो आपने अर्न की है लेकिन आपने रिसीव नहीं की तो उसको क्या कहा जाता है. सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कभी कभार यूँ होता है कि आप कोई काम जो है वो कर देते हैं और उसके बाद आपने पैसे उसके रिसीव नहीं किए होते. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर रनिंग अ स्कूल एंड यू हैव टॉट द स्टूडेंट्स फॉर 1 मंथ, आप एक पूरे महीना स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद जो है वो अभी आपने फीस रिसीव नहीं की, तो ये आपकी अर्न इनकम होती है. ये अर्न इनकम इसलिए है कि आपने अपना काम कर दिया है, अपनी सर्विसेज दे दी हैं, अब आपने पैसे रिसीव करने हैं, आपने फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव करना है. तो जब आपने फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव करना है तो ये आपका एसेट बन जाता है. तो अर्न इनकम जो है वो आपका एसेट होता है. इसी तरह आपकी अनअर्नड इनकम भी होती है. अनअर्नड इनकम ये होती है कि फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव स्टूडेंट्स एंड यू हैव टेकन द फी इन एडवांस. अब अगर फीस आपने एडवांस में ले ली है बट यू हैव नॉट गिवन द सर्विसेज, आपने वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, सो यू विल प्रोवाइड दैट सर्विसेज इन फ्यूचर. आपकी वो ऑब्लिगेशन है दैट यू हैव टू प्रोवाइड द सर्विसेज. तो वो अनअर्नड इनकम बनती है. आपने अर्न नहीं किया, अभी पैसे ले लिए लेकिन आपने इनकम अर्न नहीं की, तो इसको अनअर्नड इनकम बोलते हैं. एंड इट इज योर लायबिलिटी बिकॉज इट इज योर ऑब्लिगेशन दैट यू हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर. So income can be further classified into earned income and unearned income. Okay, so earned income को sometimes they call it as outstanding income, and unearned income is sometimes known as prepaid income as well. तो बहरहाल यहाँ पे अभी earned income की बात कर रहे हैं. तो earned income वो इनकम है जिसके लिए आपने काम कर दिया है बट यू हैव नॉट रिसीव्ड द मनी, सो इट इज़ योर एसेट बिकॉज यू आर गोइंग टू रिसीव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. तो एसेट्स वही होते हैं जिसमें आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल हो रहा होता है. तो अर्न इनकम इज योर एसेट. बट कौन सा एसेट है? द फर्स्ट ऑप्शन इज फिक्टिशियस एसेट्स. तो क्या वो फिक्टिशियस एसेट है? तो फिक्टिशियस एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती और ना ही उनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू होती है. ना ही उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ना ही उनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू है. अब तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और उनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं है तो फिर आप उनको एज एन एसेट क्यों लिखते हैं बैलेंस शीट में? तो उसका जवाब ये है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आप एक साल में इनकम स्टेटमेंट को चार्ज नहीं कर पाते. आप उनको एमोर्टाइज करते हैं 4 सालों के ऊपर या 5 सालों के ऊपर. तो जब आप उनको 4 या 5 सालों के ऊपर एमोर्टाइज करते हैं तो एक साल का एक्सपेंस तो इनकम स्टेटमेंट को चार्ज हो जाएगा, बाकी 4 साल का जो रह जाएगा वो फिर आप बैलेंस शीट में ले जाते हैं. तो एक्सपेंस जब बैलेंस शीट में जाता है तो वो फिर एसेट बन जाता है. तो फिक्टिशियस एसेट्स बेसिकली वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आपने फ्यूचर में राइट ऑफ करना होता है, जिनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, जिनकी कोई फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं होती. अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो इसकी एग्जांपल है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आप इनकर करते हैं जब आप कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, जिसमें आपकी जैसे लीगल फीस आ जाती है, रजिस्ट्रेशन फीस आ जाती है, इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होते हैं. अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉर्मली क्या किया जाता है कि उनको एक साल में चार्ज नहीं किया जाता, उनको 4 या 5 सालों में चार्ज किया जाता है, जितने अरसे उनसे बेनिफिट्स आ रहे होते हैं. तो उनको अमोर्टाइज करते हैं आप 4 सालों के ऊपर या 5 सालों के ऊपर या लेट्स सपोज आगे 10 सालों के ऊपर. तो जब आप उस एक्सपेंस को एक साल में इनकम स्टेटमेंट को चार्ज नहीं करेंगे तो फिर आप उसको बैलेंस शीट में लेके जाएंगे. बैलेंस शीट में लेके जाके हर साल थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस चार्ज करते जाएंगे. तो जब वो एक्सपेंस बैलेंस शीट में जाता है तो वो फिर एसेट बन जाता है, क्योंकि एक्सपेंस और एसेट दे आर बोथ डेबिट इन नेचर. अब एक्सपेंस बैलेंस शीट में जाके लायबिलिटी तो नहीं बन सकता, तो एसेट जब बैलेंस शीट में जाता है तो वो एसेट बन जाता है. तो वो एक्सपेंस जो बैलेंस शीट में जाके एसेट बन जाता है, जिसको फ्यूचर में आपने राइट ऑफ करना है, जिसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दैट इज नॉन एज फिक्टिशियस एसेट. तो इनकम अर्न तो फिक्टिशियस एसेट नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है. हमने अभी डिस्कस किया कि इनकम अर्न क्या होती है. बहरहाल अब आप देखें इस क्वेश्चन में आपने एक तो अर्न इनकम का कॉन्सेप्ट समझना है, अनअर्न्ड इनकम का कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स का कॉन्सेप्ट भी समझना है जो मैंने अभी आपको समझाया है. ऐसे एक्सपेंसेस जिनको आप बैलेंस शीट में इसलिए लिखते हैं ताकि फ्यूचर में आप उनको इनकम स्टेटमेंट को चार्ज कर सकें, दे आर नॉन एज फिक्टिशियस एसेट्स. तो उनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, उनकी कोई जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती.
तो क्वेश्चन अर्न इनकम के बारे में भी आ सकता है, अनअर्न इनकम के बारे में भी आ सकता है, फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में भी आ सकता है। उसके बाद है क्विक एसेट। क्विक एसेट्स बेसिकली इसमें बहुत सी चीजें शामिल होती हैं। क्विक एसेट में कोई एक पर्टिकुलर एसेट नहीं होता। क्विक एसेट का मतलब ये होता है वो एसेट्स जो हाईली लिक्विड होते हैं, यानी हाईली लिक्विड का मतलब है कि जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैश इटसेल्फ इज अ क्विक एसेट। फिर जो बैंक में पैसे पड़े हैं वो भी क्विक एसेट में आते हैं, क्योंकि किसी वक्त भी आप निकलवा सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपके क्विक एसेट में आते हैं। तो क्विक एसेट में कोई एक पर्टिकुलर एसेट नहीं आता, इसमें बहुत से एसेट्स आते हैं। तो इसलिए इस ऑप्शन को अभी हम सिलेक्ट नहीं करें, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इनकम अर्न नहीं आती, इसमें और भी बहुत सी चीजें आती हैं। उसके बाद रियल एसेट्स। रियल एसेट्स का मतलब ये होता है कि वो एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनकी मार्केट वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आपकी जैसे लैंड है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, ये आपके रियल एसेट्स हैं, ठीक है। जिनको आप रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो रियल एसेट्स आप समझ लें रियल अकाउंट से रिलेटेड है वो एसेट्स, वो जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनकी जो है वो मार्केट वैल्यू होती है, इनको हम रियल एसेट्स बोलते हैं। तो इनकम अर्न जो है वो आपने इनकम अर्न कर लिया, लेकिन अभी पैसे रिसीव करने हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो ये आपकी रियल एसेट्स में भी नहीं आते। उसकी वजह ये है इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, आपने अपनी सर्विसेज दी है, अब आपने उसके पैसे लेने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई लैंड लेना है या कोई बिल्डिंग लेनी है, तो ये रियल एसेट में भी नहीं आता। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका अदर रिसीवेबल्स। अदर रिसीवेबल्स कौन से होते हैं? एक तो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए। ट्रेड रिसीवेबल्स वो होते हैं कि जब आप चीज़ों को सेल एंड परचेज करते हैं, जब चीज़ों को क्रेडिट के ऊपर आप सेल करेंगे, तो क्रेडिट के ऊपर सेल करने की वजह से आपके ट्रेड रिसीवेबल्स बनते हैं, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग के दौरान आप क्रेडिट के ऊपर कोई चीज़ लेते हैं, तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाते हैं आपके। किसी को आप क्रेडिट के ऊपर कोई चीज़ देंगे, वो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स बन जाएंगे, ठीक है। उनसे आपने फ्यूचर में पैसे लेने हैं, वो आपके एसेट है। लेकिन सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल से ही तो पैसे नहीं लेने होते, और उनसे भी पैसे लेने होते। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनकम आपने अर्न की है लेकिन रिसीव नहीं की, फ्यूचर में रिसीव करनी है, तो अब इसको मैं ट्रेड रिसीवेबल में तो नहीं डाल सकता, तो इसको मैं डालता हूँ अदर रिसीवेबल्स में। अदर रिसीवेबल्स जो है ये इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये किसका हिस्सा है? अदर रिसीवेबल्स का हिस्सा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है दैट इट इज द राइट आंसर, यानी यहाँ पे इनकम अर्न बट नॉट रिसीव किसका हिस्सा होती है? अदर रिसीवेबल्स का, ठीक है। अच्छा, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव का एक और नाम आउटस्टैंडिंग इनकम भी है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम पहले बैलेंस शीट में उसको एज एन आउटस्टैंडिंग इनकम लिखा जाता था, लेकिन अब जो है टर्मिनोलॉजी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो है वो चेंज कर दी है। अब जो है उसको अदर रिसीवेबल्स कहा जाता है, ठीक है। तो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव जो है वो क्या है? अदर रिसीवेबल। डी इज द राइट आंसर। अब इसमें ये सारी चीजें आपको समझनी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ एक आंसर को नहीं देखना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द एसेट्स व्हिच कम इनटू एग्जिस्टेंस अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट आर कॉल्ड। वो एसेट्स जो किसी इवेंट के होने या ना होने पे जो वजूद में आते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो ऐसे एसेट्स या ऐसी लाइबिलिटीज, सिर्फ एसेट्स ही नहीं, ऐसे एसेट्स या ऐसी लाइबिलिटीज जो किसी इवेंट के होने या ना होने के ऊपर आते हैं, या जो वजूद में आते हैं, उनको हम कॉन्टीजेंट एसेट्स या कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल आपने कोर्ट केस किया हुआ है किसी के ऊपर, और आपको उम्मीद है कि फ्यूचर में जो है वो आप वो कोर्ट केस जीत जाएंगे और उससे आपको एक रकम मिलेगी, भारी रकम भारी रकम मिलेगी। तो ये आपके कॉन्टीजेंट एसेट्स में आ सकता है। यानी ये अब ये डिपेंड करता है कि वो रकम आपको उस इवेंट के ऊपर, यानी कि अगर आप केस जीतेंगे तो वो रकम मिलेगी, अगर नहीं जीतेंगे तो वो नहीं मिलेगी, तो ये आपका कॉन्टीजेंट एसेट है। इसी तरह लाइबिलिटी में भी है कि अगर आपने जो है फॉर एग्जांपल जो है वो किसी ने आपके ऊपर केस किया हुआ है और आपको हो सकता है फ्यूचर में उनको पेमेंट करनी पड़ जाए, तो ऑब्लिगेशन बन सकती है आपकी, तो वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है। अच्छा, इसका एक रूल भी है, एक प्रॉपर चार्ट है कि कब उसको आपने कॉन्टीजेंट एसेट कंसिडर करना है, कब उसको प्रोविजन लेना है। तो लेकिन ये है कि अभी प्रेजेंटली जो है हम इसको सिर्फ यहाँ तक देखते हैं कि कॉन्टीजेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो किसी इवेंट के होने या ना होने के ऊपर जो है वो वजूद में आते हैं। या कॉन्टीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज होती हैं जो किसी इवेंट के होने या ना होने पे वजूद में आती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टीजेंट एसेट जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स वो होते हैं जो एक साल से ज्यादा अरसे के लिए होते हैं, ठीक है। जिसमें लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गया, ये फिक्स एसेट्स में आ जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ और क्विक एसेट्स भी मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन करेक्ट आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 3, द एसेट्स व्हिच हैव सम मार्केट वैल्यू आर कॉल्ड। वो एसेट्स जिनकी कोई मार्केट वैल्यू होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उनको फिक्स एसेट कहा जाता है, क्विक एसेट कहा जाता है, फिक्टिशियस एसेट्स कहा जाता है, या रियल एसेट्स कहा जाता है? देखिए, ऊपर हमने पढ़ा है कि फिक्टिशियस एसेट्स की तो कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, ठीक है। जो प्रॉपर डेफिनेशन है रियल एसेट्स की, रियल एसेट्स की डेफिनेशन ये है कि ऐसे एसेट्स
जिनकी मार्केट वैल्यू होती है, जिनको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। उसमें लैंड भी आता है, इक्विपमेंट भी आता है, दूसरे भी आते हैं, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ फिक्स एसेट का नहीं कह सकते या सिर्फ क्विक एसेट का नहीं कह सकते कि इनकी मार्केट वैल्यू होती है, रियल एसेट्स जितने भी होते हैं उसमें फिक्स भी आ जाते हैं और क्विक भी आ जाते हैं। वो ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है और उनकी मार्केट वैल्यू होती है। तो 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, एसेट्स हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। वो एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। देखें, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जिन एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है उनको टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप छू सकते हैं। और जिन एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती उनको आप इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजिबल एसेट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। करंट एसेट में टेंजिबल भी आए थे, इंटेंजिबल भी आए थे। इसका लिक्विड में टेंजिबल भी आए थे, इंटेंजिबल भी आए थे। तो करेक्ट यहाँ पे आंसर है वो है सी, टेंजिबल एसेट्स। When ऑनर withdraws कैश फॉर इट्स प्राइवेट यूज इट इज कॉल्ड। जब ऑनर जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए कैश बिजनेस से निकलवा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस जो ऑनर है और जो बिजनेस है ये दो सेपरेट एंटिटीज है, ये एक नहीं है। आप ऑनर को और बिजनेस को एक कंसिडर नहीं कर सकते। अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप और बिजनेस एक नहीं है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जब भी ऑनर कोई चीज बिजनेस से बाहर निकलवाता है तो उसको बिजनेस जो है एज अ ड्राइंग कंसिडर करता है। तो ये बेसिकली आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको एक तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये है कि ऑनर और बिजनेस दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। तो ऑनर जब भी कोई चीज बिजनेस को देता है तो उसको बिजनेस कैपिटल कंसिडर करता है, और जब कोई चीज ऑनर बिजनेस से लेता है तो बिजनेस को ड्राइंग कंसिडर करता है। तो ड्राइंग जो है यहाँ पे करेक्ट टर्मिनोलॉजी है। ये बेसिकली स्पेसिफिकली यूज होती है जब ऑनर बिजनेस से कोई चीज निकलवाता है उसके लिए। अच्छा, ये सिर्फ ड्राइंग होता है। ड्राइंग जो है वो कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। कोई भी चीज बिजनेस की जो ऑनर अगर पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है तो वो ड्राइंग में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, बिल्डिंग एंड फर्नीचर आर कॉल्ड। बिल्डिंग और फर्नीचर कौन से हैं इनमें से? करंट एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं। तो करंट एसेट तो नहीं है, क्योंकि करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जो एक साल या एक साल से कम अरसे के लिए होते हैं। तो बिल्डिंग और फर्नीचर नॉर्मली एक साल से ज्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये करंट एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती और वो फ्यूचर में आपने एज एन एक्सपेंस चार्ज करने होते हैं, इसलिए फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है। टेंजिबल एसेट आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि टेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं। तो बिल्डिंग को भी आप टच कर सकते हैं, फर्नीचर को भी टच कर सकते हैं, लेकिन टेंजिबल में तो करंट भी आ सकते हैं और फिक्स दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट इसका आंसर होगा वो होगा फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट्स जिनको हम कहते हैं, यानी जो एक साल से ज्यादा अरसे के लिए होते हैं उनको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर दोनों क्या है? फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस के लिए कौन सी बात इनमें से ठीक है? इट लिस्ट्स डाउन द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। वो बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स जो है उसको लिखता है, उसकी पूरी लिस्ट बनाता है। It lists down the balances of balance sheet. It is a kind of a financial statement. It is not a part of accounting cycle. तो अगर हम डी से स्टार्ट करें, अकाउंटिंग साइकिल का ये हिस्सा नहीं है इस क्वेश्चन के मुताबिक, तो ये गलत है, क्योंकि जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो अकाउंटिंग साइकिल का हिस्सा होता है। अकाउंटिंग साइकिल में मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर दूसरे स्टेप में आप उनको रिकॉर्ड करते हैं, तीसरे स्टेप में आप उनको लेजर में डालते हैं, चौथे स्टेप में आप अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, पांचवें स्टेप में आप एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं, छवें स्टेप में आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सातवें में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और आठवें में आप ईयर एंड क्लोज करते हैं। तो ये 7-8 स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग साइकिल में, और जो ट्रायल बैलेंस है उन उस अकाउंटिंग साइकिल का हिस्सा है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, तो इसलिए ये ऑप्शन निकल गया। इट इज काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी गलत है। उसकी वजह ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी इनकम स्टेटमेंट आती है, जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं। शुरू में प्रॉफिट एंड लॉस बोलते थे, फिर उसका नाम इनकम स्टेटमेंट हुआ, अब उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कहा जाता है। इसी तरह आपकी बैलेंस शीट है जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं आप। इसी तरह आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आती है, डिस्क्लोजर्स एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होते हैं। ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। इट इज नॉट अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। It lists down the balances of a balance sheet. It is also wrong because
Trial balance is prepared before the balance sheet. If you see the accounting cycle, the first is identifying transaction, second recording transaction, third posting to the ledger, fourth preparing unadjusted trial balance, fifth adjusting entries, sixth adjusted trial balance, and then you prepare the financial statements. तो बैलेंस शीट के बाद ये बनता है, बैलेंस शीट से सॉरी बैलेंस शीट से पहले ये बनता है, बैलेंस शीट के बाद तो नहीं बनता, तो उसके अकाउंट से नहीं लिखे जा सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है कि ये आपके बैलेंसेस लिखता है। किस चीज के बैलेंसेस लिखता है? मुख्तलिफ अकाउंट्स जो आपने लेजर्स बनाए होते हैं, जिसमें कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, मुख्तलिफ अकाउंट्स जो आपके हैं उनका बैलेंस जो है, उनके बैलेंसेस जो हैं वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट और डेबिट बैलेंस से लिखे जाते हैं, और वो डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, एंड इट चेक्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शंस बेसिकली, ये डेबिट और क्रेडिट बराबर है कि नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 says dash is the common base for preparing a trial balance. ट्रायल बैलेंस जो है वो कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है? तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग साइकिल में द फर्स्ट स्टेप इज टू identify the transactions, accounting transactions. Second step is to record the accounting transactions, and the third step is to post them to the ledger, and the fourth one is prepare unadjusted trial balance. तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए आपके पास लेजर्स का होना जरूरी है, क्योंकि वहां से आपके पास बैलेंसेस आते हैं अकाउंट्स के, और वो बैलेंसेस आप ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है लेजर अकाउंट्स। जर्नल क्या होता है? अच्छा, अगर आप बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ेंगे, या आप कुछ लोग उनको स्पेशलाइज्ड जर्नल भी कहते हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बेसिकली बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज होती हैं, जहाँ पे इनिशियली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। मुख्तलिफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं, जिसमें आपके पास एक तो जर्नल है, जिसमें आप जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं जो इरेगुलर ट्रांजैक्शंस होती हैं, या किसी और जो है वो बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड नहीं होती, उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह आपका सेल्स जर्नल होता है, इसी तरह आपका परचेजेस जर्नल होता है, सेल्स रिटर्न जर्नल होता है, परचेजेस रिटर्न जर्नल होता है, आपकी कैश बुक होती है जिसमें कैश रिसीट जर्नल होता है, कैश पेमेंट जर्नल होता है, पैटी कैश बुक होती है। तो ये मुख्तलिफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हैं, और जर्नल भी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का हिस्सा है। तो इसकी बेसिस के ऊपर लेजर बनते हैं, इसकी बेसिस के ऊपर ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। तो लेजर अकाउंट की बेसिस के ऊपर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और जर्नल की बेसिस के ऊपर लेजर बनते हैं। ठीक है। स्पेशलाइज्ड जर्नल्स कौन से होते हैं? जैसा अभी मैंने डिस्कस किया, बुक ऑफ प्राइम एंट्री और स्पेशलाइज्ड जर्नल कभी कभार इनको एक ही कंसीडर किया जाता है। जब आपके पास, अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा है और आप चाहते हैं कि काम को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए मुख्तलिफ जर्नल्स में, यानी कि एक ही जगह पे सारी चीज़ों को रिकॉर्ड ना किया जाए, तो फिर आप मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड जर्नल्स बना लेते हैं। जैसे सेल्स जर्नल है, उसमें सिर्फ आप क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते हैं। परचेजेस जर्नल है, उसमें सिर्फ आप क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं। कैश रिसीट जर्नल है, उसमें सिर्फ कैश रिसीट रिकॉर्ड करते हैं। कैश पेमेंट जर्नल है, उसमें सिर्फ कैश की पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह सेल्स रिटर्न जर्नल है, उसमें सिर्फ सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं। परचेजेस रिटर्न जर्नल है, उसमें परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं। तो स्पेशलाइज्ड जर्नल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि एक जर्नल को रिकॉर्ड, यानी सारी ट्रांजेक्शंस को एक जगह पे जर्नल में रिकॉर्ड करने के बजाय मुख्तलिफ जर्नल्स में रिकॉर्ड किया जाए, उनको क्लासीफाई कर दिया जाए उनके हिसाब से, यानी कि सेल्स है तो सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया, परचेज है तो परचेज में रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट की बात कर रहा हूँ, तो उनको आप स्पेशलाइज्ड जर्नल्स कहते हैं। ठीक है। तो जर्नल की बेसिस के ऊपर लेजर बनते हैं, ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। तो ये ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी पे है बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट तो ट्रायल बैलेंस के बाद बनती है, तो वो तो ट्रायल बैलेंस की बेस नहीं हो सकती। हाँ, ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट की बेस हो सकता है। तो ऑप्शन डी भी गलत है, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। Next question: If a transaction is completely omitted from the books of account, will it affect the agreement of trial balance? अगर एक omitted का मतलब है कि आप भूल जाते हैं। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना ही भूल गए हैं, फॉर एग्जांपल आपने सेल्स की हैं, कैश सेल्स की हैं, तो कैश अकाउंट में भी लिखा जाना चाहिए और सेल्स अकाउंट में भी लिखा जाना चाहिए। ठीक है। कैश को आप डेबिट कर देंगे 5,000 से, लेट्स सपोज 5,000 की सेल है, तो कैश को आप 5,000 से डेबिट कर देंगे, सेल को 5,000 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। कंप्लीटली ओमिटेड का मतलब ये है कि आपने ये दोनों लिखे ही ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। तो जब आप डेबिट भी नहीं करेंगे और क्रेडिट भी नहीं करेंगे, तो ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस चेक करता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के डेबिट और क्रेडिट बराबर है कि नहीं है। अगर आपने डेबिट पे भी 5,000 रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिट पे भी 5,000 रिकॉर्ड नहीं किया, तो दोनों साइड पे 5,000 रुपया कम हो गया, तो वो दोनों डेबिट क्रेडिट तो फिर भी बराबर ही आएंगे ना। तो इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन दी एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट, क्योंकि दोनों में रिकॉर्ड नहीं। हाँ, ये है कि अगर आपने 5,000 डेबिट पे रिकॉर्ड कर दिया लेकिन क्रेडिट पे रिकॉर्ड नहीं किया, तो फिर 5,000 का फर्क आएगा,
वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी में आ जाएगा और डेबिट जो है वो क्रेडिट के इक्वल नहीं होगा। लेकिन जब आप कंप्लीटली ओमिट कर देते हैं, यानी आपने बिल्कुल ही उसको ओमिट कर दिया, तो फिर इसका ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। यस गलत है क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो नहीं आएगा। नो ठीक है क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ट्रांजेक्शन कैन बी ओमिटेड, ये भी गलत है क्योंकि ऐसा गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर पॉसिबल है और ट्रांजेक्शन हो सकता है आपसे ओमिट हो जाए, इट इज क्वाइट पॉसिबल। नन ऑफ दिस ऑप्शन, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर over here. क्वेश्चन नंबर 10, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक एक्यूरेसी ऑफ। ट्रायल बैलेंस क्यों आप प्रिपेयर करते हैं, किस चीज की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों चीजें जो हैं दीज आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रायल बैलेंस, नॉट बिफोर ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस के बाद प्रिपेयर की जाती हैं। तो इनके बैलेंसेस सिंपल, यहाँ से आपको पता चल गया कि इनके बैलेंसेस तो चेक ही नहीं किए जा सकते ट्रायल बैलेंस से, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद ये प्रिपेयर होती हैं। तो एक ही चीज आपके पास रह जाती है, लेजर अकाउंट, क्योंकि लेजर अकाउंट पहले प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके बैलेंसेस फिर ट्रायल बैलेंस में डाले जाते हैं। अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है तो फिर आपको पता चल जाता है कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं है, आपका कोई गड़बड़ हुई हुई है। तो लेजर अकाउंट बैलेंसेस जो हैं उनको चेक करने के लिए, उनकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि डेबिट और क्रेडिट बराबर है कि नहीं है, आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आ जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान was established in ICAP, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान ICAP कब इस्टेब्लिश किया गया? 1949, 56, 61, 1972। तो ये आप याद रखें कि जो ICAP है उसको जुलाई 1 1961 में इस्टेब्लिश किया गया। 1 जुलाई इसलिए कि मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 30 जून को एंड होता है, तो नया फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई को, तो 1961 में जब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 1961, तो उसमें ICAP को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। द पर्पस वाज बेसिकली टू रेगुलेट द अकाउंटिंग प्रोफेशन इन पाकिस्तान। जो अकाउंटिंग प्रोफेशन है हर कंट्री में जो है वो एक ऐसी बॉडी जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है जो प्रोफेशन को जो है रेगुलेट, अकाउंटिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। तो पाकिस्तान में जो है अकाउंटिंग प्रोफेशन को जो है वो ICAP जो है वो रेगुलेट करता है। तो ये एस्टेब्लिश किया गया जी 1961 में, तो सी इज द राइट आंसर। Let's move on to the next question. Goods sent on approval basis have been recorded as credit sale. This is an example of what? ये मतलब इसमें कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट आ रहा है, ये किस एरर की एग्जांपल है? अच्छा, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का क्या मतलब है? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब ये है कि आपके कुछ गुड्स थे, आपका एक कस्टमर है, उसको आपने वो गुड्स भेजे हैं और वो कस्टमर जो है उसने अभी कंफर्म नहीं किया कि आया वो इन गुड्स को परचेज करेगा या नहीं परचेज करेगा। These are basically goods sent on approval basis. यानी सैंपल के तौर पे आपने किसी को गुड्स भेज दिया कि भाई आप ये देख लें, अगर आपको पसंद आते हैं तो फिर हम आपको जो है वो सेल्स करेंगे, आपको आप जो है वो हमसे खरीद लें। तो अब जब आपने गुड्स जो है वो अप्रूवल बेसिस के ऊपर बेचते हैं तो उसको आप कभी भी एज अ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज इट इज अगेंस्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रेवेन्यू रिकग्निशन। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 आपको बताता है कि आपने रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना है, यानी सेल्स आपकी कब मटेरियलाइज होती है। सेल्स आपकी तब तक मटेरियलाइज नहीं होती जब तक आपके गुड्स जो हैं वो कस्टमर को डिलीवर ना हो जाए और वो उसको एक्सेप्ट ना कर लें, ठीक है। तो अगर आपने अप्रूवल बेसिस के ऊपर गुड्स को भेजा है और उसको आपने एज अ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये तो आपने गलत किया है, दिस इज एन एरर, ये गलती है जो आपने कर दी है, ठीक है। अब इस एरर को क्या कहा जाएगा? क्या इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाएगा, इसको एरर ऑफ कमीशन कहा जाएगा, इसको एरर ऑफ ओमिशन कहा जाएगा, इसको एरर ऑफ डुप्लीकेशन कहा जाएगा? तो सबसे पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल देखते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि आपने फंडामेंटल मिस्टेक कर दी है। किसी चीज को इनकम नहीं लिखना था उसको इनकम लिख दिया, या किसी चीज को इनकम लिखना था उसको एसेट लायबिलिटी लिख दिया, या एसेट को एक्सपेंस लिख दिया, एक्सपेंस को एसेट लिख दिया, तो दिस इज अ फंडामेंटल मिस्टेक। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। तो ये जो आपने काम किया अभी यहाँ पे कि आपने जो गुड्स भेजे हैं और उनको क्रेडिट से रिकॉर्ड ही नहीं करना था, दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल कि आपने इसको क्रेडिट से रिकॉर्ड ही नहीं करना था लेकिन आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन ये होता है कि आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल में मिस्टेक नहीं की लेकिन रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया। फॉर एग्जांपल, आपने रेंट पे किया लेकिन रेंट की जगह आपने टेलीफोन एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब है दोनों एक्सपेंसेस ही, टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन बिल जो आपने पे किया वो भी एक्सपेंस है,
और रेंट जो है वो भी एक्सपेंस है, लेकिन आपने रेंट की जगह टेलीफोन एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। दिस इज एरर ऑफ कमीशन, जिसमें आपका रॉन्ग अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो जाता है, इसमें प्रिंसिपल एरर नहीं होता। अच्छा, एरर ऑफ ओमिशन ये होता है कि जिसमें आप लिखना भूल गए। यहाँ पे तो आप लिख रहे हैं भाई, यहाँ पे तो आपने चीज भेजी है और लिखनी नहीं है और आपने लिख दी है, तो बोलना तो नहीं, यहाँ पे तो आप एक कदम आगे हैं। तो दिस इज नॉट एरर ऑफ ओमिशन एज वेल। एरर ऑफ डुप्लीकेशन ये होता है कि आप दो दफा लिख दें, डुप्लीकेटेड एरर, यानी डुप्लीकेट हो जाए एरर, एज द नेम इंडिकेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, यानी कि प्रिंसिपल ही आपने गलत कर दिया। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक दिस इज नॉट योर सेल्स। आईएएस 18 के मुताबिक ये आपका सेल्स में कंसिडर नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने कर दिया। दिस इज योर प्रिंसिपल मिस्टेक, सो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। Question number 13, a sale of rupees 50,000 to A was entered as a sale to B. This is an example of। अब आप इसमें देखें, आपने A को सेल की, A को आपने डेबिट करना था, सेल्स को आपने क्रेडिट करना था। A आपका रिसीवेबल है, सेल्स आपकी इनकम है। इंस्टेड ऑफ A यू हैव डेबिटेड B। आपने A की जगह किसको डेबिट कर दिया? B को डेबिट कर दिया। आपने B टू सेल एंट्री कर दी। अब B भी आपका रिसीवेबल ही है, A भी आपका रिसीवेबल है, B भी आपका रिसीवेबल है, तो अकाउंट गलत हो गया। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि जब अकाउंट गलत हो जाता है तो उसको एरर ऑफ कमीशन कहा जाता है, जिसमें अकाउंट गलत होता है। ठीक है, तो दिस इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन तब होता है जब आप लिखना भूल जाए। अगर आपने ए को सेल किया, आप लिखना भूल गए, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लिख जरूर रहे हैं, लेकिन आप गलत अकाउंट में लिख रहे हैं, तो एरर ऑफ कमीशन है ये। कंपनसेटिंग एरर वो एरर्स होते हैं, दो ऐसे एरर आपने किए कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें। जैसे आपने एक, अभी यहाँ पे बी को गलत डेबिट किया एक जगह पे, और एक जगह पे बी को गलत क्रेडिट कर दिया। दो गलतियां की ना, एक जगह पे बी को गलत डेबिट किया, एक जगह पे बी को गलत क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट और क्रेडिट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अगर अमाउंट एक ही जैसी है। तो दिस इज नॉन एज कंपनसेटिंग एरर व्हेन देयर आर टू एरर्स एंड दे कंपनसेट ईच अदर, दैट इज कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि जब आपने प्रिंसिपल मिस्टेक की हो, तो फंडामेंटल मिस्टेक की हो, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। यू हैव नॉट मेड अ फंडामेंटल मिस्टेक ओवर हियर, यू हैव रिकॉर्डेड रिसीवेबल्स बट इंस्टेड ऑफ ए यू हैव रिकॉर्डेड बी। This is your mistake. So you have recorded in wrong account. So it is error of commission, not error of principal. So for question number 13, the answer is B. Let's move on to question number 14. The system of accounting are 2, 3, 5, 6. So basically there are two systems of accounting. जो mainly जो है ना, there are two systems of accounting. एक को आप single entry system कहते हैं या incomplete records कहते हैं, और एक आपको double entry system होता है आपका। पब्लिक लिमिटेड का है, उनकी होती हैं, उनको डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करना होता है। लेकिन जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, कभी कभार उनके पास क्वालिफाइड स्टाफ नहीं होता, क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स नहीं होते, तो वो वही चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो उनके काम की होती हैं या जिनसे उनको जो उनको चाहिए होती हैं, तो वो फिर सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अब वैसे सिंगल एंट्री सिस्टम जो है एक फॉल्टी सिस्टम है, उसमें कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, कुछ नहीं रिकॉर्ड की जाती है, कुछ जो है वो पूरी तरह से रिकॉर्ड की जाती हैं। जिस तरह आपको बेहतर लगता है उस तरह आप करते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो स्मॉल बिजनेसेस फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक छोटी सी शॉप है, उस शॉप में आप वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो आपके काम की हैं, आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं बनाते, आप सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते, तो वो एक सिंगल एंट्री सिस्टम होगा जो आप अपने फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग में जो है वो बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम जो है वो प्रॉपर सिस्टम है, कंप्लीट सिस्टम है, जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम भी कुछ जगह पे फॉलो होता है जहाँ पे सिस्टम जो है वो आपके पास क्वालिफाइड लोग नहीं होते। तो वैसे मेनली दो सिस्टम्स है आपके पास। ठीक है, टू सिस्टम्स होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ये होता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड द अदर वन इज क्रेडिट, एंड डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल। दिस इज बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम। ओके, द अनसोल्ड गुड्स आर, वो कहता है कि अनसोल्ड गुड्स क्या है। अनसोल्ड गुड्स इक्विटी तो हो नहीं सकते। इक्विटी मींस योर शेयर कैपिटल, योर रिजर्व्स, योर रिटेन अर्निंग, दीज आर पार्ट ऑफ इक्विटी, ये इक्विटी का हिस्सा होते हैं। तो इक्विटी तो आपके जो ऑनर होती है उसका क्लेम, इक्विटी को ऑनर्स क्लेम भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑनर की चीज होती है। ठीक है, ऑनर की मलकियत होती है बेसिकली। तो कैपिटल रिजर्व्स जो आपके होते हैं, कैपिटल हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स हो गया आपके, रिटेन अर्निंग हो गई आपकी, ये सारे दे आर पार्ट ऑफ इक्विटी। अनसोल्ड गुड्स आर नॉट पार्ट ऑफ इक्विटी, तो ये तो गलत हो गया। सेल रिटर्न्स बेसिकली आर दोस्त कि जब आप कोई चीज सेल करते हैं और आपने जब कोई चीज सेल की और वो वापस आ गई, कस्टमर ने रिटर्न कर दी, दीज आर नॉन एज सेल रिटर्न्स। अनसोल्ड गुड्स का मतलब है जो सेल ही नहीं किए, तो ये सेल रिटर्न्स नहीं है। इन्वेंट्री, यस, इन्वेंट्री बेसिकली वो गुड्स हैं जो आपने सेल नहीं किए, आपके पास इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, स्टॉक में पड़े हुए हैं, जिसको पहले स्टॉक कहते थे, नाउ दे आर नॉन एज इन्वेंट्री। द टर्मिनोलॉजी हैज चेंज्ड बट इट्स सेम लाइक स्टॉक। तो स्टॉक और इन्वेंट्री दे आर एक ही चीज है ये बेसिकली। तो अनसोल्ड गुड्स जो है वो आपकी इन्वेंट्री होती है। परचेजेस तो जो गुड्स आपने खरीदे हैं वो है। तो
अनसोल्ड गुड्स को आप इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, डेट्स विच आर पेएबल इन द कोर्स ऑफ अ मंथ आर कॉल्ड, एक महीने के अंदर अंदर जो डेट्स आपने पे करने हैं उनको आप क्या कहते हैं? दे आर नोन एज करंट लायबिलिटीज, उनको आप करंट लायबिलिटीज कहते हैं। करंट लायबिलिटीज वो होती है जो एक साल से कम अरसे में पे करनी होती है, ठीक है। अच्छा, लिक्विड लायबिलिटीज जो होती है, लिक्विड लायबिलिटीज वो होती हैं जो यानी कि आपको किसी भी वक्त पे करनी पड़ जाएंगी, देयर इज नो, यानी कि एक महीना भी नहीं है उसके लिए आपके पास, उनको आप लिक्विड लायबिलिटीज कह सकते हैं। वैसे लिक्विड लायबिलिटीज की टर्म यूज नहीं होती, लिक्विड एसेट्स की टर्म यूज होती है। तो बहरहाल जो एक साल से कम अरसे के लिए जो आपकी लायबिलिटीज होती हैं उनको आप करंट लायबिलिटीज कहते हैं। फिक्स लायबिलिटीज बेसिकली या नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं जो एक साल से ज्यादा अरसे के लिए होती है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज, सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है अगर आप कैपिटल को छोड़ दें, कैपिटल बेसिकली एक इंटरनल लायबिलिटी है क्योंकि आपने ऑनर से पैसे लिए हैं, तो वो आपकी एक इंटरनल लायबिलिटी होती है। अदर देन दैट अगर आप कोई बाहर से लोन ले रहे हैं, कोई भी चीज़ें दे, और ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो बहरहाल जो भी डेट्स आपके जो एक साल के अंदर अंदर पे करने होते हैं, चाहे वो एक महीने में, 2 महीने में, 3 महीने, पूरे साल में जो पे करने होते हैं, साल के अंदर अंदर पे करने होते हैं, दे आर नॉन एज करंट लायबिलिटीज। जैसे ट्रेड पेबल्स हैं, इस तरह की जो एक बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये आपकी करंट लायबिलिटीज की एग्जाम्पल है। तो द करेक्ट आंसर इज सी। We will do 20 questions and we will end up this video. I know it's already 31 minutes, but we will complete 20 questions in this video. Okay. Another name of journal is, journal का एक और नाम क्या है, जर्नल को और क्या कहा जाता है? जर्नल को देखिए, स्पेशलाइज्ड जर्नल जो है उसमें मुख्तलिफ आ जाते हैं। इसमें आपका सेल्स जर्नल भी स्पेशलाइज्ड जर्नल है, परचेजेस जर्नल भी स्पेशलाइज्ड जर्नल है, सेल्स रिटर्न भी स्पेशलाइज्ड जर्नल में आ जाता है, परचेज रिटर्न भी स्पेशलाइज्ड जर्नल में आ जाता है। तो इट्स नॉट ओनली जर्नल। जर्नल को वैसे डे बुक भी कहा जाता है। डे बुक इसलिए कहा जाता है कि रोज की ट्रांजेक्शन जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने जो है वो रिकॉर्ड करनी होती है, इसलिए इसको डे बुक कहा जाता है। कैश बुक इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड जर्नल, जिसमें कैश रिसीट जर्नल आ जाता है, कैश पेमेंट जर्नल आ जाता है। इन दोनों को जब मिला लेते हैं तो कैश बुक बन जाती है। रिकॉर्ड बुक इज नथिंग, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बुक नहीं होती। हाँ, ये 3 होती हैं, लेकिन इसमें जो सबसे प्रॉपर आंसर है आपका कि जर्नल का जो दूसरा नाम है उसको डे बुक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांजेक्शन दैट अ बिजनेस डजंट रिकॉर्ड इन एनी स्पेशलाइज्ड जर्नल आर रिकॉर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स। अच्छा, स्पेशलाइज्ड जर्नल जो है आपका, अगर कैश पेमेंट जर्नल है, सेल्स जर्नल है, सेल्स जर्नल में आप क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करेंगे, परचेज जर्नल में आप क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करेंगे, कैश पेमेंट्स में जितने भी आपने कैश में पेमेंट्स किए वो रिकॉर्ड करेंगे, कैश रिसीट्स में जितने भी आपने कैश रिसीव किया वो रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न में जितने भी आपने खरीदी हुई चीजें वापस रिटर्न किया उनको रिकॉर्ड करेंगे। जो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगी, जो इररेगुलर ट्रांजैक्शंस हैं या ईयर एंड क्लोजिंग्स हैं आपकी, वो जर्नल में आती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, वो ट्रांजैक्शंस जो किसी जगह पे किसी और स्पेशलाइज्ड जर्नल में रिकॉर्ड नहीं की जाती उनको जनरल जर्नल में, जनरल इसीलिए इसको कहा जाता है, जनरल इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसमें कोई भी जनरल चीज जो कहीं पे बाकी किसी जगह पे नहीं आ रही वो यहाँ पे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्नीचर सेल किया, अब जब आप फर्नीचर सेल करेंगे तो फर्नीचर सेल करना कोई रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हर रोज हो रहा हो। गुड्स तो नहीं सेल कर रहे ना आप, कोई ऐसी चीज तो नहीं सेल कर रहे कि जो आपने सेल करने के लिए रखी है। फर्नीचर सेल करने के लिए तो नहीं रखा होता। ये हो सकता है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आप सेल कर रहे हो। मशीन है, इक्विपमेंट्स है, लैंड है, तो वो चीजें जो आप रेगुलरली नहीं करते हैं तो उनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड जर्नल नहीं होता। स्पेशलाइज्ड जर्नल उन चीजों के लिए होता है जो आप रेगुलरली कर रहे होते हो। जैसे आप गुड्स, आपकी स्टेशनरी की शॉप है, आप स्टेशनरी रोजाना बेच रहे हो, ठीक है, तो उसको आप अगर आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो तो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, अगर आप कैश में सेल कर रहे हो तो कैश रिसीट जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर आप स्टेशनरी है, उसमें आपकी कोई फर्नीचर है, मशीन है, फोटोकॉपी मशीन है, वो आप सेल कर रहे हो, तो फोटोकॉपी मशीन तो किसी भी स्पेशलाइज्ड जर्नल में नहीं आएगी, तो फिर उसको आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। क्वेश्चन नंबर 19, सेल्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल। क्रेडिट के ऊपर जो सेल्स होती है, क्रेडिट के ऊपर जो सेल्स होती है वो कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है? तो क्रेडिट के ऊपर जो सेल्स होती है वो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है। आप ध्यान में रखें, कैश सेल्स, कैश जो होती है ना, सेल्स जो कैश के ऊपर होती है उसको आप कैश रिसीट जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह जो क्रेडिट पे परचेजेस होती है उनको आप परचेजेस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, और जो कैश पे परचेजेस होती है उनको कैश पेमेंट जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। परचेजेस रिटर्न जर्नल में आप परचेजेस रिटर्न्स को रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स रिटर्न जर्नल में आप सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स आपकी कहाँ पे जाती है? सेल्स जर्नल में। अगर कैश सेल्स होगी तो वो आपकी जाएगी कैश रिसीट जर्नल में, क्योंकि आपको पैसे मिल रहे होते हैं तो आप कैश रिसीट जर्नल में उसको रिकॉर्ड करते हैं। अगर क्रेडिट परचेजेस होगी, सॉरी कैश परचेजेस होगी, तो वो आपकी कैश पेमेंट जर्नल में जाएगी क्योंकि आप पैसे दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड की जाती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स कौन से रिटर्न होते हैं? कस्टमर्स को आप क्या करते हो? सेल्स करते हो, परचेज करते हो? कस्टमर को आप सेल्स करते हो, you sell goods to customers. So when you sell goods to customers, then if they return those goods back to you, they are known as goods returned. तो सेल्स रिटर्न जो है वो आपका सेल्स रिटर्न जर्नल में जाएगी, सिंपल। अगर परचेज रिटर्न होगी तो परचेज रिटर्न में जाएगी। सेल्स जर्नल में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है और परचेज जर्नल में क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 20 क्वेश्चंस एंड वी विल फिनिश दिस वीडियो ओवर हियर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। So see you in the next lecture. Thank you so much.